गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है हिमांक अवनमन। इससे पहले लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था अणुसंख्यक गुणधर्म में क्वथनांक उन्नयन के बारे में। जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था, अणुसंख्यक गुणधर्म आपके सॉल्यूशंस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। यहाँ से हमेशा बोर्ड में आपके क्या होते हैं, आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, उनमें क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप से होते हैं, या तो न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर कुछ डेरिवेशंस वगैरह होते हैं, वहाँ पे पूछा जा सकता है, या फिर कोई कांस्टेंट आते हैं यहाँ पे डेरिवेशंस के बीच में, तो उनकी यूनिट्स वगैरह पूछ ली जाती है। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया था जब अपन क्वथनांक उन्नयन की बात कर रहे थे। तो अणुसंख्यक गुणधर्म में ही अपन पढ़ने वाले हैं हिमांक अवनमन। ये भी क्या है कि अणुसंख्यक गुणधर्म, तो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, तो आपको ध्यान रखना है। पर ये लेक्चर्स आपको देखने के बाद में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सब अपन कवर करते हैं। तो अपना टॉपिक रहने वाला है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन या फिर बोल सकते हो हिमांक का अवनमन। तो इसको 2 से 3 प्रकार से अपन इंग्लिश में भी बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस भी आप बोल सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये आपका क्या रहने वाला है, टॉपिक्स रहने वाला है हिमांक अवनमन। जैसा आप इसके शब्दों को देखोगे और शब्द से इसका अर्थ निकालने की कोशिश करोगे तो देखो आपको क्या मिलता है, हिमांक। मतलब हिमांक क्या है, एक ऐसा अंक है, ताप का एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिस पे कोई आपका लिक्विड है किस में कन्वर्ट हो जाता है, हिम। हिम मतलब बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, हिमांक का मतलब आपको पता चल गया। सीधा से इसका मतलब निकालो तो एक अंक होता है जिसपे कोई लिक्विड बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, जैसे पानी होता है ना जो बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, उससे कहीं ना कहीं शब्द लिया गया है। पर अपन को इसको डिटेल्स में पढ़ना है। अवनमन का मतलब क्या है, कमी होना। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को हिमांक का मतलब नहीं पता है तो वो ध्यान दो, हिमांक क्या होता है। हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसपे कोई भी द्रव पदार्थ है आपका फ्रीज हो जाता है, ऐसा आप इसका अर्थ थोड़ा सा लगा सकते हो। पर अब अपन इसकी थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस लिखने की कोशिश करेंगे। तो वो डेफिनेशंस क्या होगी आप ध्यान देना। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का हिमांक बोलते हैं, उसे हिमांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने एक परिभाषा लिख दी है, इसको देखो, रीड करते हैं एक बार। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, हिमांक बोलते हैं। जैसा कि आपको बार बार अपन बोलते हैं कि ठोस पदार्थ होता है ना आपका, सामान्यतः जो ठोस पदार्थ होता है उसका अपन क्या वाष्प दाब नेगलेक्ट या शून्य मान के चलते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। और जनरली जो सॉलिड पदार्थ होते हैं उनमें ये मान के चलो कि मैक्सिमम सॉलिड पदार्थ होते हैं उनका वाष्प दाब शून्य के आसपास ही अपन मान के चलते हैं, इसी वजह से 0 बोल देते हैं अपन। पर एक्चुअल में देखें कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जो इजीली वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इजीली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में आप ये बोल सकते हो, या फिर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, उनका वाष्प दाब अपन कंसिडर करते हैं। सीधा सा ध्यान रखना, तभी अपन बोल रहे थे अवाष्पशील, जो वाष्प में ही परिवर्तित नहीं होते, तो उनका अपन 0 मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हिमांक। जैसे अपन बात कर ले, जैसे इसको समझने की कोशिश करें, जैसे आपका 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लिख सकते हो इसको 0 डिग्री सेल्सियस को क्या लिख सकते हो, 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर
जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। अतः H2O का हिमांक अपन बात करें तो कितना हो जाएगा, H2O का हिमांक कितना कर लेंगे अपन 0 डिग्री सेल्सियस। अब बर्फ आपको पता है जब वो लिक्विड होता है ठोस अवस्था में चला जाता है, तो ये मैंने हिमांक को आपको बता दिया है, हिमांक क्या होता है। और लगभग जो आपका जो बर्फ होती है ना, इसका वाष्पदाब, इसका जो वाष्पदाब है 4.6 mmHg के बराबर होता है ना, लगभग इतना होता है इसका। तो सिंपल सा ध्यान रखना, जो अवाष्पशील ठोस पदार्थ होते हैं उनका वाष्पदाब अपन शून्य लेके चलते हैं, पर कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो वाष्प में परिवर्तित हो सकते हैं और बहुत कम मात्रा में परिवर्तित होते हैं, इस कारण उनका भी वाष्पदाब बहुत कम आता है। जैसे अपन आयोडीन की बात कर ले, नेफ्थलीन की बात कर ले, तो सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते थे, तो इनका कुछ वाष्पदाब होता है। ऐसे बर्फ है वो भी वाष्प में परिवर्तित हो सकती है। तो ये अपना क्या था, हिमांक। अब अपने टॉपिक्स पे चलते हैं, हिमांक अवनमन क्या होता है। हिमांक अवनमन क्या होता है, देखो सिंपल सा ध्यान रखना, कोई आपका क्या है, ये मैं वही कंटेनर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन ने एक गिलास लिया है, ये मान लो इसमें क्या है आपका पानी है, क्या है H2O है। अब ये क्या है आपका शुद्ध विलायक मान लेते हैं, क्या है शुद्ध विलायक, क्या है शुद्ध विलायक। अब इसमें अपन क्या डाल रहे हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, ये मान लो आप, जैसे NaCl अपन इसमें ऐड कर रहे हैं, नमक, इसको इसमें मिला रहे हैं। तो एक तो बिफोर, इसको मिलाने से पहले जो आपका शुद्ध है इसका हिमांक, जैसा कि आपको पता है पानी का हिमांक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करो तो 273.15 केल्विन इतना होता है। पर फिर बाद में इसमें क्या किया गया कि पानी इस ताप पे जाके क्या हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बर्फ में बन जाता है। अब इसमें क्या मिलाया गया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है, इसको अपन ने इसमें ऐड किया, और ऐड करने के बाद में जो ये विलयन बना है, क्या है विलयन, ये क्या है आपका विलयन। विलयन में क्या है NaCl है और आपका H2O है। तो इसका हिमांक क्या हो गया, इससे कम हो गया, जो 273 था ना, 273.15 केल्विन, या इसको अपन बोल रहे थे 0 डिग्री सेल्सियस। इससे कम ताप पे, मतलब 273.15 केल्विन था ना, इससे भी कम ताप पे जाके क्या हो रहा है ये, इससे भी कम ताप पे जाके क्या हो रहा है, ये ठोस में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले कितना था, इतना, और उसके बाद में इससे भी कम हो गया, इससे भी कम हो गया। तो वो ही ताप अपन देखेंगे कितनी कमी हुई, उसे क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नीचे स्पेस कम है अपन यहाँ कवर करेंगे, नोट ले लिया होगा। अब अपन देखते हैं, चलो मैं कोशिश करता हूँ कि इस पॉइंट्स को जो आपको एक्सप्लेन किया है उसको यहीं लिखते हैं, फिर उसके बाद में इसको रफ करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट था जो मैंने आपको बताया। अब हिमांक अवनमन को समझना है अपन को, तो पहले तो मैं इसका मतलब लिख देता हूँ। मतलब यही था कि पहले कितना था उसका टेम्परेचर जिसपे वो हिमांक, मतलब ठोस बर्फ में या ठोस में परिवर्तित हो जाता था, पर बाद में कितना रहा, या फिर ये बोल सकते हो उसका वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे जब अपन क्या करते हैं, शुद्ध विलायक, क्या है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में या फ्रीजिंग पॉइंट, उसके हिमांक में कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक
हिमांक का अवनमन या फिर हिमांक अवनमन कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। ये स्टेटमेंट मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन। तो इसको आप रीड कर सकते हो। देखो शुद्ध विलायक है, ये पानी मान सकते थे। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके जो ये विलयन बना है ना, उसके हिमांक में कमी होती है। हिमांक में क्या होती है, कमी होती है। और होने वाली इस कमी को ही क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन। क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन। जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की थी कि शुद्ध पानी था आपका 273.15 केल्विन टेम्परेचर पे ही बर्फ में परिवर्तित हो रहा था, पर उसके बाद में अपन ने उस पानी में क्या मिला दिया, नमक। तो वो उसका हिमांक, अब उसका बर्फ में कन्वर्ट होना, या फिर आप बोल सकते हो कि उसका वाष्प दाब, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होना किस टेम्परेचर पे होगा, 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस से कम, उससे भी कम जाना चाहिए। कहीं ना कहीं माइनस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, नेगेटिव में, नेगेटिव टेम्परेचर, जैसे -1 डिग्री सेल्सियस या -2 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ हो जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, टेम्परेचर में कमी आई। अब कितनी कमी हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन। अब ये हिमांक अवनमन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंडीशंस मानेंगे अपन। माना जो आपका शुद्ध विलायक है, माना शुद्ध विलायक का हिमांक, जैसा अपन क्वथनांक उन्नयन में मान रहे थे वैसा ही चल रहा है बस। शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है उसको अपन मान लेते हैं। यहाँ पे हिमांक की बात कर रहे हैं तो एक टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाए, फ्रीजिंग टेम्परेचर। और किसके लिए है, शुद्ध के लिए। केवल शुद्ध विलायक है तो नोट अपन लगा देते हैं। अब आगे बात चलते हैं, जो आपका विलयन बना है, क्या बना है, विलयन, विलयन का हिमांक। जो विलयन का हिमांक है उसको अपन मान लेते हैं, जो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है, किसके लिए, विलयन के लिए। अब विलयन में क्या है आपका, ये ऐसे भी लिख सकते थे, अवाष्पशील विलय, और प्लस में क्या है यहाँ पे आपका विलायक, पानी है ना वो है, तो उन दोनों को कंबाइन करके अपन बोल रहे हैं विलयन। तो विलयन का हिमांक कितना है ये। अब आपके माइंड में ये तो क्लियर होगा कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इस एग्जाम्पल से समझो आप। तो कहीं ना कहीं देखो इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना भाई, 273.15 केल्विन है, और इसकी तो 273 से कम पे, जैसे मान सकते हो -1 डिग्री सेल्सियस, इस पे जाके वो क्या होगा, फ्रीज होगा। तो ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, वो नेगेटिव में जा रहा है, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करें थर्ड पॉइंट, हिमांक अवनमन। कैलकुलेट करना है अपन को हिमांक अवनमन, ये कितना होगा, इसको देखो, इसको अपन मान लेते हैं ΔTF। जो दोनों के टेम्परेचर में अंतर हुआ है ना, उसी को क्या बोल रहे हैं, हिमांक अवनमन। अब अंतर निकालना है अपन को, ΔTF ये निकालना है, तो क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम को क्या करते हैं, माइनस। अब यहीं पे समझने का बात यही है कि ज़्यादा किसका है, टेम्परेचर इसका ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या होगा, TF नोट माइनस क्या होगा, TF, ये होगा आपका हिमांक अवनमन। ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा समझना है और ध्यान रखना है। इससे पहले जो अपन ने क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था उसमें ये अपोजिट था, जो विलयन का था बॉइलिंग टेम्परेचर वो ज़्यादा था, विलायक का कम था। यहाँ पे अपोजिट है, वो मैंने आपको इससे सेटअप से समझाया है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना, कंसंट्रेट करना इस पर, फिर वो ग्राफ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं उस ग्राफ को कवर करने की कोशिश करता हूँ। ग्राफ सेम पहले की तरह ही जिनके बीच में बनाया था उन्हीं के बीच बनाए। किस किस के बीच में, वाष्प दाब, जो वाष्प दाब है ये P, और दूसरा अपन लेंगे, ये ग्राफ है आपका इस तरीके से, ठीक है, वाष्प दाब है इस साइड में, और इधर अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। क्या है आपका, टेम्परेचर। मैं इधर लिख देता हूँ क्या है, ताप ले रखा है, और वो भी केल्विन में बात कर रहे हैं अपन टेम्परेचर की। पहले वाले ग्राफ में भी केल्विन ही है। अब देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक तो विलायक और एक आपका विलयन, दोनों के बीच में अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। एक तो शुद्ध विलायक के बीच में और एक विलयन बना है उसके बीच में। तो कितने टेम्परेचर पे जाके वो बर्फ में कन्वर्ट होते हैं या हिमकृत होते हैं वो। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे चलो मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है आपका, इस पॉइंट पे मैं ये डॉटेड मानता हूँ, और एक पॉइंट में ये मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये लेता हूँ आपका, ये यहाँ पे ये पॉइंट लेके रखा है मैंने यहाँ तक, ये मान लो कि ऐसा मैंने एक कर्व बना दिया, ठीक है।
और यहाँ पे इसको मैं मान रहा हूँ ये क्या है आपका विलायक, क्या है विलायक। और विलायक क्या है, शुद्ध अवस्था में है, जैसे पानी मान लो तो क्या है द्रव अवस्था में है। अब जैसे जैसे अपन देखो टेम्परेचर इधर बढ़ता है तो इसमें तो अपन को क्या करना है, हिमकृत करना है, उसको कहीं ना कहीं उसको ठोस अवस्था में लेके जाना है, मतलब पानी है तो उसको बर्फ में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर अपन कम करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा फ्रीज में भी अपन पानी को बर्फ बनाते हैं तो फ्रीज का टेम्परेचर माइनस में जाता है, कहीं कम होता है ना टेम्परेचर। तो अब क्या करते हैं अपन, धीरे धीरे जो वाटर का टेम्परेचर है या विलायक है उसके टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं। तो ये इधर आता जा रहा है, सपोज करना इस पॉइंट पे जाके, ये एक टेम्परेचर का पॉइंट है आपका, जिसको मैं रोटेट करके यहाँ मिला देता हूँ। इस टेम्परेचर पे ये क्या हो गया, हिमकृत हो गया। क्या आ गया, इसका हिमांक आ गया है ये आप लिख सकते हो हिमांक, या इधर लिख देता हूँ मैं, ये क्या है इसका हिमांक, ये क्या है इसका हिमांक। इस पे जाके क्या हो गया, ये ठोस में परिवर्तित हो गया। किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे जाके। आगे आप जिन लेके जाते हो इसको तो ये और आगे आप माइनस में इसको करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है यहाँ पे ठोस में मिलेगा, इस पॉइंट के बाद मतलब इस टेम्परेचर के बाद में आप लेके जाओगे तो ये किस में रहेगा, हिमकृत, हिमकृत विलायक, हिमकृत विलायक। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, ठोस अवस्था में है। किस में है, ठोस में। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ठोस अवस्था में है। विलायक था, हिमकृत विलायक हो चुका है, सॉलिड में हो चुका है वो, क्योंकि उसका हिमांक आ चुका है। हिमांक वह बिंदु होता है या वह ताप होता है जिस पर वो ठोस में कन्वर्ट हो जाए या ठोस के वाष्प दाब के बराबर उसका वाष्प दाब हो जाए। अब अपन विलयन की बात करते हैं। ये विलयन है, यहाँ से अपन लेके आ रहे हैं विलयन को, ये मान के चलो विलयन आ रहा है। अपना अनुमान ये था कि इस पॉइंट पे आते ही ये विलयन भी इस पॉइंट पे आते ही क्या हो जाएगा, और ये यहाँ जाता है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं इसको। थोड़ा सा और आपको थोड़ा क्लियर समझ में आए तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले देता हूँ। ठीक है, ये मान के चलो कि ये विलयन था आपका, ये क्या है आपका विलयन है। अब विलयन का अपना अनुमान क्या था, विलयन के लिए क्या अनुमान था कि जैसे अपन विलयन को लेके आ रहे हैं, इसमें क्या है द्रव है, जो आपका द्रव पानी है, ये जो अपन बना रहे हैं जिसके बीच में पानी मान सकते हो, और इसमें नमक मिलाया हुआ है, अवाष्पशील विलय पदार्थ। अब ये जैसे जैसे आता था तो कहीं ना कहीं वाटर है, पानी है, तो वो आपका किसी न किसी फिक्स टेम्परेचर पे जाके, तो जैसे ये वाला तो अपन ने ये रोटेट बिल्कुल सीधी लाइन आ जानी चाहिए, ये हो गया। तो ऐसे ही अपन बात करें तो ये विलयन में भी पानी था कहीं ना कहीं, तो वो भी इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाना चाहिए था आपका, फ्रीज हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या है अवाष्पशील विलय पदार्थ। वो फ्रीज जाके किस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे जाके क्या होता है, वो फ्रीज होता है। मतलब ये विलयन का हिमांक आ चुका है, किसका, विलयन का हिमांक। जो विलयन था ना उसका हिमांक बिंदु ये आया है। अब देखो विलायक था तो विलायक का टेम्परेचर ये है, तो इस टेम्परेचर को अपन विलायक के लिए फ्रीजिंग TF नोट लिख सकते हैं ना भाई। विलयन का था, उस पॉइंट उस टेम्परेचर पे आते ही ये हिमांक बिंदु आ चुका है उसका। अब ये विलयन था, इसका आना यहाँ चाहिए था पर आ यहाँ रहा है, तो इसको अपन बोल सकते हैं TF। अब आप ही देखो पहले इतना था फिर बाद में इतना हो गया, मतलब कम हुआ ना। पहले ज़्यादा टेम्परेचर हिमांक था उस द्रव का, विलायक का, पर उसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पे जो विलयन बना है उसका हिमांक क्या हो गया है, कम हो चुका है। इतने पे आ रहा था पर इतने पे आने लग गया, तो कहीं ना कहीं इतने से इतना आया तो इतनी कमी हो गई, उसी को क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन। तो इस बीच वाली वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, बीच वाली वैल्यू है, इसको बोलेंगे डेल TF। इसके आगे दोनों ये सिमिलर भी हो सकते हैं, ये ग्राफ से मैंने आपको समझाया। तो देखो विलायक इस पॉइंट पे हो रहा था तो उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और जो विलयन बना है उसका हिमांक कम टेम्परेचर पे आ रहा है, तो ये आपका वो हो चुका है। इतना सा था, वही बात आपकी यहाँ है, बस ये इसको ग्राफ से समझ सकते थे आप, ये मैंने वैसे आपको यहाँ पे इससे समझाने की कोशिश की है। तो इतना क्लियर हो चुका होगा। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर ये हिमांक है, यहाँ पे वाष्प दाब है, तो इस पॉइंट पे इसकी ठोस अवस्था के बराबर उस लिक्विड का वाष्प दाब हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि सभी ठोस का वाष्प दाब शून्य नहीं होता है, केवल उनका नहीं होता है जो वाष्प में ही परिवर्तित नहीं होते हैं। कुछ सॉलिड होते हैं जो वाष्प में परिवर्तित होते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, तो उनका हिमांक 0 नहीं होता है। बर्फ का भी हिमांक लगभग 4.6 mmHg होता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब आगे अपन देखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देखते हैं इससे आगे। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे तनु विलयन के लिए। इसके लिए तनु विलयन, तनु विलयन के लिए जैसा कि आप जानते ही होंगे तनु विलयन क्या होता है, कि ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय क्या होता है आपका, कम होता है। विलय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या होती है,
कम होती है। ये मैंने वैसे ही लिख दिया है आपको। और ये बातें जो अपन हिमांक अवनमन या अणु संख्या गुणधर्म वगैरह पढ़ रहे हैं, ये तनु विलयनों पे ही वैलिड होगा। ऐसा नहीं है 1 लीटर पानी उसमें 2 लीटर आपने नमक घोल दिया, ऐसे नहीं है, नॉर्मल बातें होनी चाहिए। तो तनु विलयन के लिए क्या देखा गया, एक संबंध बार बार एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आए उनके पास, जो आप वो प्रयोग कर रहे थे साइंटिस्ट लैब में, तो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आए कि जो आपका ये विलयन बनता है ना, इसकी मोललता से संबंधित कुछ रिलेशंस आया, जो आपका क्या होता है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, ये हिमांक अवनमन है। तो देखा गया किसी भी विलयन में जो हिमांक अवनमन आ रहा था वो उस विलयन की मोललता के समानुपाती आ रहा था, उसकी मोललता के समानुपाती आ रहा था। मोललता को स्मॉल n से दर्शाते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं हिमांक अवनमन किसके समानुपाती है, मोललता के। अब देखो समानुपाती के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डेल टी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट के एफ मान लेते हैं, फ्रीजिंग पे कांस्टेंट, और यहाँ पे मोललता। तो ये आपका क्या हो सकता है, हिमांक अवनमन का बेसिक फॉर्मूला। क्या हो सकता है, बेसिक फॉर्मूला। अब बात करते हैं, इसको आगे आप और अपडेट कर सकते हो, उससे पहले अपन जान लेते हैं यहाँ पे जो ये है ना, जहाँ जो अपन ने ये समानुपाती स्थिरांक प्रयोग किया है उसको अपन के एफ मान रहे हैं, और के एफ को यहाँ बोलेंगे अपन, देखो ये क्या है, मोलल है, और क्या हो रहा है, अवनमन। तो दोनों में संबंध बना रहा है, मोललता और आपका हिमांक अवनमन में संबंध स्थापित करने के लिए अपन ने क्या कांस्टेंट यूज किया है, इन दोनों के बीच के समानुपाती साइन को हटाने के लिए। तो थोड़ा ट्रिकी फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो, मोललता, तो इससे क्या ले लिया गया, मोलल, और हिमांक अवनमन से क्या लिया गया, अवनमन। तो इसको बोलते हैं अपन मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक, या इसी का दूसरा नाम है हिमांक समानुपाती है ना, तो आप बोल सकते हो हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये भी इसका नाम होता है। और एक आपको और ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। ये नाम कैसे पड़ा है, तो जो आपका हिमांक अवनमन है, हिमांक अवनमन होता है ना, इसकी जो टेक्निक्स है उसको एक अदर नेम से भी जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी। तो उससे क्या ले लिया गया है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। तो ध्यान क्या क्या रखने हैं, एक तो ये और एक आपको ये। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। देखो मात्रक क्या होता है, मात्रक निकालने के लिए आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जो के एफ का मात्रक निकालना है तो के एफ को अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, कहीं ना कहीं डेल टी एफ अपॉन एम लिखा जा सकता है। ये आपका हिमांक अवनमन कहीं ना कहीं टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का मात्रक केल्विन ले लिया है। और मोललता का मात्रक क्या होता है, जो आप जानते हो, क्या होता है, मोल प्रति केजी या केजी इनवर्स। तो यहीं पे रख दो अपन मोल प्रति केजी। अब इसको आप सोल्व करते हो तो देखो बटा में संख्या है तो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना केल्विन केजी, और अपॉन में आप मोल लिख सकते थे, ये हो सकता है इसी को और सोल्व करोगे तो इनवर्स में लिख सकते हो ना आप, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक। अब आगे अपन बात करते हैं, इसको आप और आगे अपडेट कर सकते हो इस फॉर्मूले को, क्योंकि यहाँ पे मोललता का फॉर्मूला आप लिख दो सीधा, पर उसको मैं वैसे ना लिख के कुछ टर्म से बता रहा हूँ आपको, जो आगे काम आएगा आपका न्यूमेरिकल में। तो आप लिख सकते हो मोलर द्रव्यमान की, या ऐसे लिख सकते हो विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना। इसके लिए अपन इस फॉर्मूले को बस अपडेट कर रहे हैं। देखो यही है आपका डेल टी एफ, यहाँ पे क्या था, के एफ इंटू एम, और एम मोललता का फॉर्मूला आप जानते हो, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान। और ये अगर आप ग्राम में लेते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000। ये मोललता का फॉर्मूला होता है। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल टी एफ, यहाँ पे के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी गुणा में 1000 बटा में क्या होगा, एम बी, और यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू ए, और ये आपका ग्राम में।
अगर ये लीटर में लेते हो तो ये 1000 लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये फॉर्मूला भी आप वहाँ पे लिख सकते थे। ये कई बार न्यूमेरिकल्स में सीधा ही आपको काम आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें दे के रखेगा WB, WA, MB, ये आपको, तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो। अपना टॉपिक था इससे आगे क्या कैलकुलेट करना, मोलर द्रव्यमान विले का। तो विले का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, MB होता है ना। तो बस इसको यहाँ अरेंज करना है और ये फॉर्मूला आपका ऐसा बन जाएगा। देखो MB आपको कोई न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, KF गुणा में क्या होगा, WB। अगर ग्राम में ले रखे हो तो 1000 से गुणा कर दो, और ये डेल TF हिमांक अवनमन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, WA और ग्राम में। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। इस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया होगा, अब मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, वो क्या है आपका, मोलर अवनमन स्थिरांक को आपको परिभाषित करवा ले और उसका मात्रक पूछ ले। जैसे अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में क्वथनांक उन्नयन के बारे में बात किया था, उसमें भी अपन ने मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लिखी थी। तो उसको कैसे कर सकते हो आप, यदि देखो उसके लिए अपन मान सकते हैं, यदि जो विलियन है, यदि विलियन की मोललता, यदि विलियन की मोललता अपन क्या मान ले, जो m है बराबर इकाई मान ले, 1 मान ले, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल TF इक्वल्स टू हो जाएगा KF। ये गुणा में तो 1 ही होगा ना, तो ये ऐसे KF। ये ही आपका कहीं ना कहीं इसी रिलेशन से आप डेफिनेशंस लिख सकते हो इसकी, किसकी, मोलर अवनमन स्थिरांक की। तो आप लिख सकते हो अतः मोलल सांद्रता वाले विलयन, अतः मोलल सांद्रता वाले विलयन के हिमांक में हुए अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब मोलल शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऐसा विलयन जिसकी मोललता क्या हो जाए, 1 हो जाए। मैंने पहले भी कई बार बता दिया है, मोलल सांद्रता का मतलब है विलयन की सांद्रता कितनी है, 1 मोलल। उस विलयन को अपन क्या बोलते हैं, मोलल विलयन। तो ये आपका क्या कवर होता है, हिमांक अवनमन का टॉपिक्स। अब इस पे अपन न्यूमेरिकल्स देख ले, हिमांक अवनमन पर उनको देखते हैं। एक में आपका मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करवा रहा है विले का, और एक में आपका क्या है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसको पढ़ते हैं पहले। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, इसका अणुसूत्र ये है, कुछ 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। मिलाने पे विलयन बना है, विलयन का हिमांक अवनमन। एक तो विलयन का हिमांक अवनमन कैलकुलेट करवा रहा है, एक विलयन के हिमांक की गणना। 2 पॉइंट है, एक तो हिमांक अवनमन कितना हो रहा है वो, और विलयन बनने के बाद में वो कितने पे आपका, ये मान लो कि ठोस अवस्था में जाएगा या हिमांक बन जाएगा, उसका हिमांक पॉइंट कैलकुलेट करवा रहा है। तो सिंपल सा देखो, क्वेश्चंस को रीड कर लिया है, क्या पूछा गया है, फॉर्मूले अपने माइंड में आ जाने चाहिए, और क्या क्या दे रखा है। देखो सबसे पहले हिमांक अवनमन कैलकुलेट करना है, तो हिमांक अवनमन कैलकुलेट करने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला होता है डेल TF। कैसे कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे KF अपने पास होना चाहिए, विलय कितना मिला है उसका द्रव्यमान होना चाहिए, बटा में यहाँ पे अपना जो यहाँ पे ये है मोलर द्रव्यमान होना चाहिए, जो विलय है उसका, और गुणा में विलायक का द्रव्यमान होना चाहिए। अगर ग्राम में दे रखा है क्वेश्चंस में तो मैं ग्राम वाला ही फॉर्मूला लगा लेता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। अब देखो इनमें से कौन कौन सी चीज़ दी गई है, तो गिवन क्या क्या है उसको एक बार देख लो। सबसे पहले बात कर लेते हैं, विलायक कौन है आपका, विलय कौन है, विलय की बात करते थे। विलय कौन है आपका, ये एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, जिसको अपन लिख रहे हैं WB, कितना है ये आपका 45 ग्राम। इसके बाद में मोलर द्रव्यमान भी काम में आएगा, वो दे नहीं रखा है तो अपन निकाल सकते हैं। विलय जो आपका यही है C2H6O2 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, इसको अपन MB लिखते हैं। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, 2, एक का कितना होता है 12, 2 है तो मल्टीप्लाई में हो गया,
हाइड्रोजन 6 है और एक का कितना होता है 1, तो 6। ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक का 16 होता है परमाणु द्रव्यमान, ये हो गया। इसको आप जो टोटल कर सकते हो, 16 दूनी क्या हो जाएगा आपका, देखो 32 और 12 दूनी 24 और 6 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10, तो 62 हो गया ये ना, 62। यूनिट लिखना चाहो तो ग्राम मोल इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। मोलर द्रव्यमान हो चुका है इसका। इसके बाद में और क्या दे रखा है अपन को, कहीं ना कहीं विलायक की मात्रा। विलायक कौन है आपका, पानी, ये है आपका विलायक, और विलायक क्या है आपका H2O। विलायक का द्रव्यमान ये भी दे रखा होगा आपको, इसको अपन क्या लिखते हैं WA, कितना है ये आपका 600 ग्राम। इसके बाद में और कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, तो देखो क्या दे रखा है, KF दे रखा है। KF की वैल्यू कितनी है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। फॉर्मूले में वैल्यूज रख लो इनको। KF का मान कितना है 1.86 गुणा में WB 45 है, 1000 ग्राम वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तब। MB कितना आ गया 62, ये कितना दे रखा है 600, यही वैल्यूज़ है। कैंसिल आउट करके देखो कितना आता है, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो सोल्व करके देखो, यहाँ से 0 से, इन 2 0 से मैं 2 0 उड़ा देता हूँ, ठीक है। 2 0 उड़ाने के बाद में आपका इसका भाग देखिए, देखो पॉइंट्स को हटाने के लिए यहाँ पे आप ऐसा कर लो, 2 संख्या के बाद में पॉइंट है तो 100 लगा दिया मैंने। 62 का भाग दो, करीबन 3 बार जाएगा इसमें। कितनी बार जाएगा, 3 के आसपास चला जाएगा, है ना, 3 के आसपास हो जाएगा। अब बचा कितना है अपना यहाँ पे, ये है, इसमें दो, 3 का भाग दे लो 2 बार, इसमें दो 15 बार, 15 3 45 होते हैं। 15 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे ये है। इसके बाद में इससे इस 0 को उड़ा दो, तो नीचे अपना कहीं ना कहीं 20 बचा है और ऊपर 3 गुणा 45, तो कितना है ये आपका 3 गुणा 15/20। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको 45 करके करना चाहो तो वैसे कर लो, यहाँ पे कर लो 5 से, 3 हो गया और यहाँ पे 4, 5 चौक 20, तो 9/4। और इसको सोल्व करोगे 2.2 के आसपास आ जाएगा। कितना आ गया 2.2 केल्विन। ये तो क्या आ चुका है आपका हिमांक अवनमन, इतनी कमी हुई। अब जो विलयन है आपका, उसका हिमांक कितना होगा, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक कितना होगा। तो शुद्ध आपका क्या है, ये लिख सकते हो ना, शुद्ध जल का हिमांक। शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है 273.15 केल्विन, 73 केल्विन। अब इसके बाद में जो आपका विलयन है, विलयन का हिमांक मतलब कमी होगी, देखो इतनी कमी हुई है इसमें, तो 273 क्या कर सकते हो आप, 273.15 माइनस कितना हो जाएगा 2.22 केल्विन। तो वैल्यूज़ आपकी करीबन कितनी आनी चाहिए, इसको माइनस करेंगे तो करीबन 270.93 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे जाके क्या होगा, वो आपका हिमांक बिंदु आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल्स था अपना, सोल्व हो चुका है। सेकंड्स को देख सकते हो आप, सेकंड को थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। देखो क्या पूछा गया है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। क्या पूछा गया है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। क्या होता था, इसी फॉर्मूले को बस कन्वर्ट करना था आपको, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये MB, यही तो पूछा गया है अपना। तो यहाँ पे तो KF गुणा में WB, अगर ग्राम वाली मात्रा लेते हो तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका ΔTF गुणा में क्या होगा WA, और ये आपका ग्राम में। क्योंकि 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में इतनी कमी हो जाती है। हिमांक में कमी कितनी हो जाती है 0.40 केल्विन। और बेंजीन्स का हिमांक अवनमन स्थिरांक की वैल्यू भी दे रखी है। तो दे क्या क्या रखा है, इधर देखो एक बार, गिवन क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो आपका जो WB कितना दे रखा है 1 ग्राम, कितना है 1 ग्राम। MB तो पूछा गया है, या ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। WA ये कितना दे रखा है 50 ग्राम। अब क्वेश्चन को रीड करना, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद में बेंजीन में घोलने पर हिमांक में कितनी कमी आ जाती है, इतनी कमी आ रही है। देखो ये कमी थी, यही तो होता है हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। तो कहीं ना कहीं देखो कमी है, तो घोलने पे जो विलयन बना है उसका हिमांक अवनमन, तो ΔTF ही है कहीं ना कहीं, बस लैंग्वेज में लिख रखा है कितना है 0.40 केल्विन। और बेंजीन्स के लिए KF भी आपको दे रखा है, जो आपका मोलल क्या है
मोल हिमांक अवनमन स्थिरांक बोल सकते हो या मोलल अवनमन स्थिरांक। कितना है ये आपका 1.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, यही है। अब देखो ये वैल्यूज दे रखी है ना, यूनिट दे रखी है, इस फॉर्मूले में रखते हो तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है आपका यूनिटें। तो यहाँ पे क्या है देखो MB वैल्यूज रख लो, KF कितना दे रखा है 1.52, इसके बाद में WB 1 दे रखा है, 1000 आप लगा सकते हो। इसके बाद में आप देखोगे डेल TF, उसके बाद में 50 ग्राम। इसको आप सोल आउट करोगे तो करीबन ये आएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स। सोल करके देखना इतनी वैल्यू आती है क्या। तो ये आपके 2 न्यूमेरिकल्स थे, ये अपन ने हिमांक अवनमन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।